बुक चल रही है थिंक एंड ग्रो रिच। तो हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, एक था सामान्य परिचय और एक था इच्छा और तीसरा चैप्टर है आस्था। यानी आपको धन कमाने के लिए इच्छा होनी चाहिए और एक आस्था। तो आस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यदि आप विश्वास की शक्ति का सबूत चाहते हैं तो उन पुरुष और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जो इसका प्रयोग कर चुके हैं। इस सूची में सबसे ऊपर नजर आती है ईसाई धर्म एकमात्र सबसे बड़ा एकल बल है जो पुरुषों के मन को प्रभावित करता है। ईसाई धर्म का आधार आस्था है। कोई बात नहीं कि कितने लोग पथभ्रष्ट हुए होंगे या इस महान शक्ति को गलत व्याख्या की होगी, और कोई बात नहीं कि कितने सिद्धांत और धर्म इसके बारे में बनाए गए हैं जो इसके सिद्धांतों को नहीं दर्शाते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो, आस्था से अधिक कुछ नहीं था। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना है तो वे केवल आस्था के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। कुछ धर्म के शिक्षक और कई जो खुद को ईसाई कहते हैं, ना तो आस्था को समझते हैं और ना ही उसका अभ्यास करते हैं। चलो विश्वास की शक्ति पर विचार करें। जैसा कि अब एक आंधी जो सभी सभ्यताओं द्वारा बखूबी जाने जाते हैं, जिन्हें भारत के महात्मा गांधी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इस आंधी में दुनिया की सभ्यता को ज्ञात आस्था की संभावनाओं के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसे, युद्ध पोतों, सैनिकों और युद्ध की सामग्री जैसी शक्ति की कोई भी रूढ़िवादी उपकरण नहीं है, गांधी इस समय जीवित किसी भी आंधी से अधिक संभावित ताकत उपयोग करते हैं। गांधी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कपड़े का कोई सूट नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है। उन्हें वह शक्ति कैसे मिली? उन्होंने आस्था के सिद्धांत के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ लोगों के मन में इस आस्था को प्रत्यारोपित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बनाया। गांधी ने आस्था के प्रभाव से वह पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती थी और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरी होगी भी नहीं। उन्होंने 200 मिलियन दिमागों को एक दिमाग के रूप में एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौंकाने वाली उपलब्धि को प्राप्त किया है। आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद कौन सी उन अन्य शक्ति इतना कुछ कर सकती थी? एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ ही नियुक्ता भी आस्था की संभावनाओं की खोज करेंगे। वह दिन आरंभ हो रहा है। आस्था की कमी अब व्यवसाय के साथ क्या करेगी, इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। निश्चित रूप से सभ्यता ने अवसाद द्वारा दुनिया को सिखाए गए इस महान सबक का उपयोग करने के लिए बुद्धिमान इंसानों की पर्याप्त संख्या का उत्पादन किया। इस अवसाद के दौरान दुनिया के पास अपार सबूत थे कि व्यापक वह उद्योग और व्यापार के पहियों को पंगु बना देंगे। इस अनुभव से व्यापार और उद्योग में नेता उठेंगे। गांधी जी की दुनिया के लिए निर्धारित किए गए उदाहरणों से लाभ उठाएंगे और वे व्यवसाय भी वही रणनीति प्रयोग करेंगे जो उन्होंने दुनिया के इतिहास में जाने गए महानतम समर्थकों को बनाने में प्रयोग की। ये नेता उन अज्ञात जनसाधारण लोगों के बीच से आएंगे जो अभी अमेरिका के इस्पात संयंत्रों, कोयला खदानों, ऑटोमोबाइल कारखानों, छोटे कस्बों और शहरों में कड़ी मेहनत करते हैं। व्यापार में एक सुधार बाकी है, इस बारे में कोई गलती मत करना। बल और व्यय के आर्थिक संयोजन पर आर्थिक अतीत के तरीकों की जगह विश्वास और सहयोग के बेहतर सिद्धांत स्थान ग्रहण करेंगे। व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करते हैं अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करेंगे। वे व्यापार से उन्हीं लोगों की तरह लाभांश प्राप्त करेंगे जो व्यापार के लिए पूंजी की आपूर्ति करते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने नियोक्ताओं को अधिक देना चाहिए और जनता को बिगड़कर बल द्वारा इस कलह और सौदेबाजी को बंद करना चाहिए। उन्हें लाभांश के अधिकार को अर्जित करना चाहिए। इसके अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका नेतृत्व उन नेताओं द्वारा किया जाएगा जो महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझेंगे और काम में लाएंगे। केवल इस तरह से नेता अपने अनुयायियों से पूर्ण सहयोग की भावना प्राप्त कर सकेंगे जो शक्ति को इसकी सबसे उच्चतम और सबसे ज्यादा टिकाऊ रूप में गठित करती है। अद्भुत मशीन युग जिसमें हम रहते हैं और जिसमें से हम बस अभी उभर ही रहे हैं, उसने लोगों की आत्मा बाहर निकाल ली है। इनके नेताओं ने इन लोगों को इस तरह आंका है मानो वे ठंडी मशीनरी के टुकड़े थे। उन्हें ऐसा करने के लिए उन कर्मचारियों द्वारा मजबूर किया गया। उन्होंने दिए बिना पाने के लिए अभी सभी संबंधित चीजों की कीमत पर सौदेबाजी की है।
भविष्य का नारा मानव खुशी और संतोष होगा जब मन की यह अवस्था प्राप्त कर ली जाएगी। उत्पादन खुद का ख्याल किसी भी अन्य चीज से अधिक प्रभावी ढंग से रखेगा जो कभी पूरा की गई है, जहां लोग आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उनके श्रम के साथ मिला नहीं सके। व्यापार संचालन और उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता के कारण एक घटना का विश्लेषण करने के लिए एक रोचक और समर्थक दोनों ही हो जाएगा, जिसके द्वारा यह विधि की एक उत्कृष्ट समझ प्रदान करता है, जिसके द्वारा लेने से पहले देने के तरीके से उद्योगपति और व्यापारी बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। इस दृष्टांत के लिए चुनी गई घटना पीछे सन 1900 की है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात निगम का गठन किया जा रहा था। आप जैसे जैसे कहानी पढ़ते जाते हैं इन मूलभूत तथ्यों को दिमाग में रखें और आप समझ जाएंगे कि कैसे विचार बड़ी संपत्ति में परिवर्तित कर दिए गए हैं। पहला, विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम चार्ल्स इन स्वभाव के मन में उनके द्वारा अपनी कल्पना के जरिए बनाए गए एक विचार के रूप में पैदा हुआ था। दूसरा, उन्होंने आस्था को अपने विचार के साथ मिलाया। तीसरा, उन्होंने अपने विचार को भौतिक और वित्तीय हकीकत में बदलने के लिए एक योजना तैयार की। चौथा, उन्होंने विश्वविद्यालय के क्लब में प्रसिद्ध भाषण के साथ अपनी योजना को कार्रवाई में बदल दिया। पांचवा, उन्होंने आवेदन किया और दृढ़ता के साथ अपनी योजना को पूरा किया और जब तक यह पूरी तरह से हो नहीं गया था तब तक दृढ़ निर्णय के साथ इसका समर्थन किया। छठा, उसने सफलता की एक तीव्र इच्छा के द्वारा सफलता के लिए रास्ता तैयार किया। यदि आप इन लोगों में से हैं जिन्होंने अक्सर यह आश्चर्य किया है कि किस प्रकार से महान भाग्यलक्ष्मी जमा की जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम के सृजन की यह कहानी आपके लिए शिक्षाप्रद होगी। यदि आपको कोई संदेह है कि इंसान सोचकर अमीर हो सकता है, तो यह कहानी आपके संदेह को दूर कर देगी, क्योंकि आप इस पुस्तक में वर्णित संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात के 13 सिद्धांतों के एक बड़े हिस्से को लागू करने की कहानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक विचार की शक्ति का यह चौंकाने वाला विवरण नाटकीय रूप से जॉन लोवेल द्वारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड टेलीग्राफ में बताया गया था, जिनकी कृपा से यह यहाँ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। $1 अरब के रात्रि भोज के बाद का एक सुंदर भाषण। जब 12 दिसंबर 1999 की शाम को देश के कोई 80 अमीर दिग्गज लोग पश्चिम के एक युवक का सम्मान करने के लिए 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह कक्ष में एकत्रित हुए, आधा दर्जन से ज़्यादा मेहमानों को यह एहसास नहीं था कि वे अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के गवाह बनने वाले थे। जे. एडवर्ड सीमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के दिल पिट्सबर्ग की एक हाल की यात्रा के दौरान चार्ल्स एम स्वाब द्वारा उनके लिए किए गए भव्य आतिथ्य के लिए आभार से भरे हुए थे, जिन्होंने पूर्वी बैंकिंग के 38 वर्ष के फौलादी आदमी का परिचय कराने के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की थी। लेकिन उन्हें उस सम्मेलन में खलबली मचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इसे वास्तव में चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के रूढ़िवादी व्यक्ति वक्तत्व को पसंद नहीं करेंगे और कि यदि यह स्टिलमैन, अरीमन और वाल्डरविट को आना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि वे खुद विनम्र शेकी को 15 या 20 मिनट तक सीमित कर दें और इसके बाद जाने दें। यहाँ तक कि जॉन पियरफोंट मॉर्गन शाही प्रतिष्ठा के चलते स्वभाव के दाईं ओर बैठे हुए केवल थोड़े समय के लिए अपनी उपस्थिति से भोज की मेज की शोभा बढ़ाना चाहते थे। जहाँ तक अब प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतने कम समय का था कि अगले दिन प्रिंट में यह अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाया। तो 2 मेजबान और उनके विशिष्ट अतिथियों ने सामान्यतः 7 या 8 तरह का भोजन अच्छी तरह से खा लिया। इस बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और जो भी हुई नियंत्रित कर ली गई। कुछ एक बकेरों और दलालों ने स्वभाव से मुलाकात की थी, जिनका करियर मोनोगाहिला के किनारे पर खिला था और कोई भी उसे अच्छी तरह नहीं जानता था। लेकिन शाम समाप्त होने से पहले वे और उनके साथ मनी मास्टर का दिल चुराया जाना था और $1 अरब के बेबी संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम की कल्पना की जानी थी। इतिहास की खातिर शायद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद रात के खाने पर चार्ली स्वाब के भाषण का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया गया।
उन्होंने शिकागो के बैंकरों की एक ऐसी ही बैठक के दौरान बाद की एक तारीख पर उसके कुछ भागों को दोहराया। फिर बाद में भी जब सरकार स्टील ट्रस्ट को भंग करने के लिए निवेदन लाई तो उन्होंने गवाह स्टैंड से प्रतिक्रिया का अपना खुद का वृत्तांत दिया, जिसमें वित्तीय गतिविधियों के एक अनुवाद में मॉर्गन को उत्तेजित कर दिया। संभावित है कि यह कुछ चुटकुलों से भरा है और वाक्पटुता में पिरोया है। अब व्याकरणिक स्वान ने भाषा की बारीकी की परवाह कभी नहीं की थी। एक घरेलू भाषण था, लेकिन इसके अलावा इसमें भोजन करने वालों द्वारा प्रस्तुत $5 बिलियन की अनुमानित पूंजी पर एक बिजली उत्पन्न करने वाली शक्ति और प्रभाव था। इसके समाप्त होने के बाद भी सभा अभी भी इसके जादू से मंत्रमुग्ध थी। हालांकि सभा ने 90 मिनट तक बात की थी। मॉर्गन वक्ता को आले के समान खिड़की के पास ले गया, जहां ऊंची असह्य सीट से अपने पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे और बात की। स्वभाव के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति के साथ चालू हो चुका था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी वह पूर्ण और स्पष्ट कार्यक्रम था जो स्टील की उन्नति के लिए निर्धारित था। कई अन्य लोगों ने बिस्कुट, तार और घेरा, चीनी, रबर, व्हिस्की, तेल के या च्युइंगम संयोजन के पैटर्न के बाद एक स्टील के ट्रस्ट के लिए मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के जुआरी ने यह आग्रह किया था, लेकिन मॉर्गन ने उस पर विश्वास नहीं किया। शिकागो के मेयर जोवर बिल मूर और जिम मूर, जो एक साथ एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी यह आग्रह किया और विफल रहे। दिखावटी देहाती वकील एल्बर्ट एच गेरी इसे बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं था कि प्रभावशाली हो सके। जब तक स्वभाव की वाक्पटुता जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों पर नहीं ले गई जिससे वह अब तक के सबसे साहसी वित्तीय उपक्रम के ठोस परिणामों की कल्पना कर सकता था, परियोजना को पैसा कमाने के आसान विशुद्ध सपने के रूप में देखा गया। वित्तीय चमकत्व जो एक पीढ़ी पहले हजारों छोटी और कभी-कभी अपर्याप्त रूप से प्रबंधित कंपनियों को बड़ी और प्रतियोगिता को कुचलने वाले संयोजन में आकर्षित करने के लिए शुरू हुआ था, वह समूह व्यापार पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के उपकरणों के माध्यम से स्टील की दुनिया में संचालक शक्ति बन गया था। गेट्स पहले से ही छोटी फर्मों की एक श्रृंखला में अमेरिकी स्टील एंड वायर कंपनी का गठन कर चुका था और मॉर्गन के साथ फेडरल स्टील कंपनी बनाई थी। नेशनल ट्यूब और अमेरिकी ब्रश कंपनियां मॉर्गन की 2 और फर्म थीं और मूर ब्रदर्स ने अमेरिकन समूह टिन प्लेट स्टील, वूड, शीट स्टील एंड नेशनल स्टील कंपनी बनाने के लिए मैच और कुकी व्यवसाय को त्याग दिया था। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी के विशाल ट्रस्ट के करीब एक ट्रस्ट जिसके 53 भागीदार और संचालक हैं, वे अन्य संयोजन बेकार थे। वे अपने दिल की बातों से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उनका पूरा वर्ग भी कार्नेगी संगठन में एक खर्च भी नहीं मार सकता था, और मॉर्गन यह जानता था। सनकी बूढ़ा स्कॉटलैंड का निवासी भी यह जानता था। मॉर्गन की छोटी कंपनियों के उसके कारोबार में कटौती करने के प्रयास को स्कोवो किले की शानदार ऊंचाइयों से पहले मनोरंजन से और उसके बाद नाराजगी से उसने देखा था। जब प्रयास बहुत उद्दंड हो गया तो कार्नेगी की नाराजगी खुद और प्रतिशोध में बदल गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के स्वामित्व वाली हर चक्की की नकल करने का फैसला किया। अब तक उसने तार, पाइप, हुक्स या चादर में रुचि नहीं ली थी। उसके बजाय वह ऐसी कंपनियों को कच्चा इस्पात बेचने में और जो भी आकार वे चाहते थे उसमें उनको डाल देने में संतुष्ट था। अब अपने प्रमुख और सजम लेफ्टिनेंट के रूप में स्वभाव के साथ उसने अपने दुश्मनों को दीवार की तरफ धकेलने की योजना बनाई। जो यह बात थी जो चार्ल्स एम स्वभाव के भाषण में मॉर्गन ने अपनी संयोजन की समस्या का जवाब देखा था। उनमें से कार्नेगी दिग्गज कंपनी के बिना कोई भी ट्रस्ट होगा ही नहीं। जैसा कि एक लेखक ने कहा था कि बेर का कोई व्यंजन जिसमें बेर ही ना हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को स्वभाव के भाषण में निसंदेह एक अनुमान था, हालांकि कोई बाधा नहीं था कि विशाल कार्नेगी उद्यम को मॉर्गन तंबू के नीचे लाया जा सकता है। उसने इस्पात की कार्य क्षमता के लिए पुनर्गठन विशेषज्ञता की, असफल मिलों को निकाल देने के और फलती फूलती संपत्तियों पर प्रयास की एकाग्रता के, अयस्क ट्रैफिक में अर्थव्यवस्थाओं के बंधे खर्चों और प्रशासनिक विभागों में अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी बाजार पर कब्जा करने के दुनिया के लिए तो भविष्य की बात थी। इसके अलावा
उसने उनके बीच 420 लोगों को बताया कि उनकी प्रथागत चोरी की त्रुटियां कहाँ हो रही हैं। उसने अनुमान लगाया उनका उद्देश्य एकाधिकार बनाना, कीमतों को बढ़ाना और विशेष अधिकार से खुद को मोटे लाभांश का भुगतान करना था। स्वभाव ने अपने हार्दिक तरीके से प्रणाली की निंदा की। उसने अपने श्रोताओं को बताया, ऐसी नीति की अदूरदर्शिता इस तथ्य में निहित है कि एक ऐसे युग में जब हर चीज विस्तार चाहती थी, इसने बाजार को प्रतिबंधित किया। उसने तर्क दिया कि इस्पात की लागत कम करके एक हरदम विस्तार करता बाजार बनाया जाएगा, इस्पात के अधिक उपयोग का आविष्कार किया जाएगा और विश्वास व्यापार के एक बढ़िया भाव पर कब्जा किया जा सकेगा। वास्तव में वह इसे नहीं जानता था। स्वभाव आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रचारक था। तो विश्वविद्यालय क्लब में रात्रि भोजन तो गया। स्वभाव की सुहानी भविष्यवाणियों के बारे में सोचने के लिए मॉर्गन अपने घर चला गया। स्वयं भी आद्रा कार्नेगी के लिए इस्पात व्यवसाय चलाने के लिए वापस पिट्सबर्ग चला गया, जबकि गैरी और बाकी अगले कदम के पूर्वानुमान में निरंतर काम करने के लिए वापस अपने स्टॉक टेकर्स के पास चले गए। इसमें लंबा समय नहीं लगा था। स्वयं ने कारणों की जो दावत सामने रखी थी उसे पचाने में मॉर्गन को लगभग 1 सप्ताह का समय लगा। जब वह खुद को यह आश्वासन दे चुका था कि उसके परिणाम में कोई भी वित्तीय अपच नहीं होने वाला है, उसने स्वाम को भेजा और उस युवक को बहुत लजीला पाया। स्वाम ने इशारा किया कि श्रीमान कार्नेगी शायद आपको पसंद नहीं करेंगे यदि उन्होंने पाया कि उनका विश्वस्त कंपनी का अध्यक्ष वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ इश्कबाजी कर रहा है, वह स्ट्रीट जिस पर कभी न चलने का कार्नेगी ने निश्चय किया था। तब जॉन डब्ल्यू गेट्स ने इस बीच सुझाव दिया था कि स्वाव अगर फिलाडेल्फिया में बेलुवे होटल जा सकते हैं तो जेपी मॉर्गन भी वहां मिल सकते हैं। हालांकि जब स्वाम पहुंचे तो मॉर्गन न्यूयॉर्क में अपने घर पर बेढंगेपन से बीमार पड़े थे और इसलिए बड़े आदमी के दबावपूर्ण निमंत्रण पर स्वाम न्यूयॉर्क चले गए और खुद को फाइनेंसर की लाइब्रेरी के द्वार पर प्रस्तुत किया। अब कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने विश्वास जाहिर किया कि नाटक के शुरू से अंत तक मंच एंड्रयू कार्नेगी द्वारा स्थापित किया गया था। स्वाव के लिए रात्रि भोज प्रसिद्ध भाषण, स्वाव और दंपतियों के बीच रविवार की रात का सम्मेलन, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था चतुर स्कॉट द्वारा की गई थी। सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जब सौदा पूरा करने के लिए स्वभाव को बुलाया गया तो उसे यह भी नहीं पता था कि कल छोटा बॉस जैसा एंड्रयू को खा जाता था कौन था। बहुत सुना होगा तो बस बेचने का एक प्रस्ताव, विशेष रूप से लोगों के एक समूह को उन्होंने जिन्हें एंड्रयू पवित्रता से कम कुछ के साथ संपन्न किया जा रहा था के रूप में मानता था, लेकिन स्वाव सम्मेलन में अपने साथ उनके मन के भौतिक मूल्य और हर स्टील कंपनी जिसे वह नई धातु के आकाश में वह आवश्यक सितारे के रूप में मान्यता देता था, उसकी नई धातु के आकाश में एक आवश्यक सितारे रूप मान्यता देता था, उसकी संभावित कमाई की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते अपनी ही लिखावट में तैयार तावा प्लेट चित्रों की 6 चादरें ले गए थे। 4 व्यक्तियों ने रात भर इन आंकड़ों पर विचार किया। जाहिर है प्रमुख मॉर्गन था, धन के दैवीय अधिकार में अपने विश्वास में दृढ़। इसके साथ उसका अभिजात साथी रॉबर्ट बेकन था, एक विद्वान और सज्जन। तीसरा जॉन डब्ल्यू गेट्स था, जिसे मॉर्गन एक जुआरी के रूप में अपमानित और एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। चौथा स्वाव था, जिसे इस्पात के निर्माण और बिक्री के रूप में इस्तेमाल करता था। मैं वहाँ पूरे समूह में मौजूद लोगों में से किसी की भी तुलना में अधिक पता था। उस पूरे सम्मेलन के दौरान पिट्सबर्ग के आंकड़े के बारे में पूछताछ कभी नहीं की गई थी। यदि उसने कहा कि एक कंपनी बहुत मूल्यवान थी तो वह बहुत मूल्यवान थी, बस और कुछ नहीं। केवल अपने द्वारा नामित चिंताओं को संयोजन में शामिल करने पर वह बहुत आग्रहपूर्ण था। उन्होंने एक ऐसे निगम की कल्पना की थी जिसमें कोई दोहराव नहीं था, यहाँ तक कि उन दोस्तों के लालच को पूरा करने के लिए भी नहीं जो अपनी कंपनियों को व्यापक मॉर्गन आधार पर उतारना चाहते थे। इस प्रकार उसने कई बड़े व्यवसायों को डिजाइन से बाहर छोड़ दिया जिन पर वॉल स्ट्रीट के गर्ल्सों और बढ़इयों ने भूखी निगाहें डाली हुई थी। जब सुबह हुई, मॉर्गन गुलाबी हो गया और अपनी पीठ को सीधा किया। केवल एक ही सवाल बचा हुआ था, क्या आप सोचते हैं कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उसने पूछा।
मैं कोशिश कर सकता हूँ, स्वभाव ने कहा। अगर आप इसे बेचने के लिए मना सकते हैं तो मैं इस मामले की जिम्मेदारी ले लूँगा, मॉर्गन ने कहा। अब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कॉर्नेगी बेचेंगे? वे कितनी मांग रखेंगे? स्वभाव लगभग $320 करोड़ सोचते थे। $32 करोड़ सोचते थे। वह भुगतान किसने लेगा? साधारण या पसंदीदा स्टॉक्स ब्रांड? नगद? कोई भी $1 अरब का 1/3 नगद में नहीं इकट्ठा कर सकता है। जनवरी में ठंड में टटोलते वेस्ट चेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक की ईद पर ठंड के खिलाफ स्वेटर में लिपटे एंड्रयू और बाचलता से बात करते हुए चार्ली के साथ हमेशा की तरह उनकी आत्माओं को ऊंचा बनाए रखने के लिए एक गोल्फ खेल आयोजित था। जोड़ी के कोनवी कुटीर की आरामदायक गर्मी में बैठ जाने तक कारोबार का कोई भी शब्द मुश्किल से बोला गया था। फिर उसी प्रबुद्धता के साथ जिससे विश्वविद्यालय के क्लब में 80 करोड़पति सम्मोहित थे, स्वभाव ने बूढ़े आदमी की सामाजिक मौजों को संतुष्ट करने के लिए सुख साधनों में सेवानिवृत्ति की अनकहे लाखों शानदार बातों को उड़ेल दिया। कार्नेगी ने एकदम से हाथ डाल दिए, कागज की एक पर्ची पर अंक लिखकर स्वभाव को सौंप दिया और कहा, ठीक है, उसे हम बेच देंगे। आंकड़ा लगभग इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ $40 करोड़ था और एक बुनियादी आंकड़ा के रूप में स्वयं द्वारा उल्लेखित 32 करोड़ लेने और पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई पूंजी मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें 80 करोड़ जोड़ने के द्वारा पहुंचा था। बाद में एक ट्रॉस अटलांटिक जहाज के डेक पर स्कॉट्समैन ने उदास होते हुए मॉर्गन से कहा, मेरी इच्छा थी कि मैंने आपसे इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अधिक के लिए कहा था। यदि आपके इसके लिए कहा होता तो आपको यहाँ मिल गया होता, मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। बेशक वहाँ एक कोलाहल मचा हुआ था। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार भेजा कि विदेशी इस्पात विश्व विशाल संयोजन द्वारा चकित थी। एल के राष्ट्रपति हेडली ने घोषित किया कि जब तक ट्रस्ट बेनियमित थे, देश अगले 25 वर्षों के भीतर वाशिंगटन में एक सम्राट के होने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन यह सज्जन शहर दलाल की इतनी सख्ती से जनता पर नया शेयर ठेलने के अपने काम पर लग गया कि कुछ लोगों द्वारा पूरा अनुमानित अतिरिक्त पानी लगभग 60 करोड़ इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 60 करोड़ पर एक जगमगाहट में समाहित कर लिया गया। तो इसकी सभी मुसीबत के लिए कार्नेगी के पास उसके लाखों थे और मॉर्गन सिटीगेंट के पास 62 लाख थे और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी लड़कों के पास उनके लाखों थे। 38 वर्षीय स्वभाव को इसका इनाम प्राप्त हुआ था। उन्हें नए निगम का अध्यक्ष बनाया गया और वह 1930 तक इसके नियंत्रण में बना रहा। बड़े व्यापार की एक नाटकीय कहानी जिसे आपने अभी समाप्त किया है, इस पुस्तक में इसलिए शामिल की गई थी क्योंकि यह उस विधि का एक आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित की जा सकती है। मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ पाठक इस बयान के मात्र एक अमूर्त इच्छा को इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है पर सवाल करेंगे। निसंदेह कुछ लोग कहेंगे आप कुछ भी नहीं को कुछ में नहीं बदल सकते। जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका में की इस्पात की कहानी में है। यह विशाल संगठन एक आदमी के मस्तिष्क में बनाता है योजना जिसके द्वारा संगठन को इस्पात मिले प्रदान की गई, जिसने इसे वित्तीय स्थिरता दी, उसी आदमी के दिमाग में बनी थी। उसकी आस्था, उसकी इच्छा है, उसकी कल्पना, उसका हट वास्तविक तत्व थे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात में चला गया। इसके कानूनी अस्तित्व में लाए जाने के बाद निगम द्वारा अधिकृत कर ली गई इस्पात मिलें और यांत्रिक उपकरण प्रासंगिक थे, लेकिन सावधानी पूर्वक किए गए विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा हुआ कि निगम द्वारा अधिगृहित संपत्तियों के आंकलित मूल्य में एक अनुमान के अनुसार $600 मिलियन की मात्र लेन देन से वृद्धि हुई, जिसमें एक प्रबंधन के तहत उन्हें मजबूती दी। दूसरे शब्दों में चार्ल्स सिम्स स्वभाव के विचार और आस्था जिसके साथ उन्होंने जेपी मॉर्गन और दूसरों के मन तक इसे पहुंचाया, उसका लगभग $60 करोड़ के लाभ के लिए विपणन किया गया था। एक अकेले विचार के लिए यह एक तुच्छ राशि नहीं है।
कुछ लोगों को क्या हुआ जिन्होंने इस लेन-देन से बने लाखों करोड़ों डॉलर के अपने हिस्से को प्राप्त कर लिया। यह एक ऐसा मामला है जिसके साथ हम अब यह संबंध नहीं है। चौंकाने वाली उपलब्धि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह इस पुस्तक में वर्णित दर्शन की सुदृढ़ता के निर्वाह सबूत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह दर्शन पूरे समव्यवहार का ताना और बाना था। इसके अलावा दर्शन की उपयोगिता इस तथ्य से स्थापित होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम समृद्ध हो गया और हजारों लोगों को रोजगार देकर इस्पात के नए उपयोग का विकास करके और नए बाजार खोलकर अमेरिका में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बन गया। इस प्रकार साबित करता है कि 60 करोड़ डॉलर लाभ में है जो स्वाब की अवधारणा में अर्जित किया था। संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है। मात्रा केवल उस एक व्यक्ति द्वारा ही सीमित होती है जिसके मन में सोच प्रस्तावित होती है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। यह याद रखिए कि जब आप जिस किसी भी चीज के लिए जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो, आप उस रास्ते से गुजरने की अपनी कीमत पूछिए। यह भी याद रखिए कि जिस आदमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम बनाया वह एक समय पर व्यवहारिक रूप से अज्ञात था। अपने प्रसिद्ध विचार को जन्म देने तक वह केवल एंड्रयू कार्नेगी का सेवक था। उसके बाद वह जल्दी ही सत्ता, शोहरत और धन के एक पद पर पहुंच गया। मन की कोई सीमा नहीं होती सिवा उनकी जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और धन दोनों सोच की संतानें हैं। तो हमारा आस्था आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। तो कल का चलेगा आत्म सुझाव, प्रभावित करने के माध्यम, अवचेतन मन, धनवान होने की तरफ तीसरा कदम। तो हमने इसमें आस्था के बारे में जाना कि यदि आपकी किसी बिजनेस या किसी काम करने में एक सच्ची आस्था, एक सच्ची इच्छा, प्रबल इच्छा होगी तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसमें हमने अमेरिका एक इस्पात स्टील निगम कैसे बना इसके बारे में हमने एक कहानी सुनी। इसमें इसके बारे में एक सच्चाई जानी कि एक असंभव काम कैसे संभव हो पाया। जो एक व्यवहारिक व्यक्ति व एक राजनीतिक और एक सफल व्यक्ति और एक इस्पात मालिक, एक सेवक मालिक कैसे बन पाया, ये हमने इस हकीकत को पढ़ करके जाना।